नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वनपाल वन रक्षक पीटीटी बीएसटीसी या फिर रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये अपने लिए डेली राजस्थान जीके का टेस्ट 9 बजे होता है। लेकिन अब से आज आप सही मान लीजिएगा, शुरुआत हो रही है दोस्तों भूगोल से, और भूगोल के भौतिक प्रदेशों से शुरुआत हो रही है। आज अपना पार्ट फर्स्ट रहेगा और पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में भौतिक प्रदेश कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। और देखिए, हमेशा तो क्या होते थे, अपने कंप्लीट जो कि जीके का कंप्लीट टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपका टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू चलने वाली है विद एडवांस्ड नॉलेज के साथ। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले ये जिन भी भाई बहनों ने अगर इससे पहले ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना। एडवांस जो होगा वो जरूर लाजवाब होगा आपके लिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तैतीस सागर का अवशेष जो है ना, इनमें से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा बताइए। राजस्थान में तैतीस सागर का जो अवशेष माना जाता है ना, वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। सर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग दोनों तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। हालांकि इससे पहले आपने सिर्फ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश को ही पढ़ा होगा कि भाई यही तैतीस सागर है। ठीक है ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। सी ऑप्शन लॉक हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन आता है, गोंडवाना लैंड जो है ना, ये किसका हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा दोस्तों, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अरावली प्रदेश नहीं होगा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी नहीं होगा, यहाँ पे शुष्क प्रदेश हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो शुष्क प्रदेश ये नहीं है। ठीक है, बाकी अरावली पर्वत है, आबू पर्वत तो हो ही जाएगा, वैसे दक्षिण पूर्वी पठार भी है। ठीक है, तो शुष्क प्रदेश इसका नहीं है। बोले सर ये फिर किसका है, तो ये जो है ना, ये अपने उसका है, अपने अभी बात करी कि भाई वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखी गई। तो प्यारे साथियों, इसको प्रकाशित करी थी 1968 में। कब करी थी, 1968 में इसको प्रकाशित करी थी। नेशनल, ध्यान देना जरा थोड़ा सा, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। राजस्थान का भूगोल, ठीक है, राजस्थान का भूगोल ये इनकी बुक है। फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर। 10, 8, 7 या 5। बोले सर 7 भौतिक विभागों में बांटा है। किसने बांटा है, ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और वैसे राजस्थान का पहली बार जो भौतिक विभाजन करते हैं ना, वो वीसी मिश्रा ही करते हैं। ठीक है, वीसी मिश्रा ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपको ये भी आपका सवाल रहेगा कि सर वो कौन कौन से जो भौतिक भाग है जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी हमें बताते हैं। तो प्यारे साथियों, ये वो भाग है, जैसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है, तो यहाँ पे ए है। जैसे अर्ध शुष्क प्रदेश भी है, नहरी क्षेत्र भी इन्होंने अलग से बताया, अरावली पहाड़ी भी बता रखा है। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीड़, ये 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं मिश्रा ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, धरातल व जलवायु के आधार पर भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि 4 भागों में बांटा गया। वैसे सभी को पता है कि सर एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, और दूसरा जो है अपना मध्यवर्ती अरावली भाग हो जाएगा, मध्यवर्ती अरावली। तीसरा जो है पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा, और चौथा जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो जाए। देखिए, एक पठार, एक मैदान, एक अरावली और एक उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय। झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है।
ये आसान है, माइका शिस्ट चट्टान है या पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है या फिर अंगारा लैंड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, माइका शिस्ट चट्टान हो जाएगा। आप इसको वैसे है ना नमकीन चट्टान भी बोल सकते हैं, नमकीन चट्टान, ठीक है। दोस्तों आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि भूगोल के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि भाई आज अपना जो पार्ट फर्स्ट है ना, तो लगभग 60 क्वेश्चन प्लस एडवांस्ड आप 60 मान लीजिएगा, इतना होगा अपना। देखिए उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग में विस्तारित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये कुल अपने 61% जो कि विस्तारित है। वैसे अगर बात करें कुल वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, कुल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो दोस्तों 29,000, ठीक है, 2,09,000 है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थल भाग है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का पूछा है आपको, भौतिक नहीं, भौतिक अगर पूछा होता तो भूगोल पूछा होता तो 61% हो जाता क्षेत्रफल। अगर ये पूछा है तो 40% जो कि जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जिसमें 12 जिले मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है बताइए। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित जो है ना प्यारे साथियों, वर्षा यहाँ की 20 सेमी से 50 सेमी बिल्कुल होती है। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम बिल्कुल है। मुख्य फसल यहाँ की बाजरा, मोठ और गवार बिल्कुल है। मिट्टी यहाँ की लाल दोमट मिट्टी नहीं है, यहाँ की बलुई मिट्टी है भैया। यहाँ पे कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी है। ध्यान रखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन लाजवाब था, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन किया गया था। देखिए यहाँ पे हमारा ये महत्व, देखिए केवल हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि भाई क्वेश्चन अपन देख लेते हैं और एज इट इज ऐसा आ जाएगा, नहीं, अपन एडवांस जो देख रहे हैं और एडवांस के साथ साथ अपन टॉपिक को कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग को देखेंगे, फिर है जो पूरी मैदानी पठारी भाग को, फिर पठारी भाग को, फिर इस प्रकार से, ठीक है। विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है। तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का उदाहरण है बालू का स्तूप, ठीक है। बालू का जो है ना, बालू का जो बनते हैं, जो स्तूप बनते हैं, ये कहाँ का है उदाहरण, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है, ठीक है। रेत के मतलब बालू रेत के या बलुई रेत के विशाल टीले बन जाते हैं, मतलब जैसे आप धोरे भी कह सकते हैं, ठीक है। और हवाओं के साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है, भौतिक प्रदेश दे रखा है, भूभाग परसेंटेज दे रखा है, भूभाग कह लो या फिर का आप क्षेत्रफल भी बोल सकते हो यहाँ का, ठीक है। तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 9% है। टोटल राजस्थान का, कुल राजस्थान के भूभाग का 9% अरावली अपना विद्यमान रहता है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल भाग जो है 61% बिल्कुल सही है। पूरी मैदानी भाग 23% है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, मैदानी भाग है दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन सा है, मैदानी भाग है, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है और चौथे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये 9 नहीं है, यहाँ पे राइट भी अपना डी ही होगा, 9 नहीं बल्कि 7% ही है ये, ठीक है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि भाई उत्तर पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक क्या मौजूद है, ये बताओ आप लोग। लिग्नाइट है, खनिज तेल है या लाइम स्टोन है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बोले सर क्या क्या मिलता है, फिर यहाँ पे देखिए लिग्नाइट मिलता है, खनिज मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ और भी, जैसे प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है। और खनिज तेल तो आपको दे ही रखा है। तो ये 3-4 खनिजों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है ये अपना राजस्थान का उत्तर पश्चिम भाग। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को कहते हैं दोस्तों, बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को आप बरखान कहेंगे या रेखीय स्तूप कहेंगे। सर हम कहेंगे रेखीय स्तूप, बी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ना, ये रेखीय स्तूप जो है ना जैसलमेर और जोधपुर और एक जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ बाड़मेर, इन 3 जिलों में सर्वाधिक ये इस प्रकार के पाए जाते हैं बालू का रेखीय स्तूप या पवनानुवर्ती स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप जो है ये महिलाओं के हेयर पिन की तरह होते हैं और इनको भी मतलब महिलाओं की हेयर पिन के बनने जैसा क्या शौक आया है ना, ये भी कोई मतलब बात है। लेकिन इनको भी पता नहीं कैसे मतलब ये है कि हम भी हेयर पिन की कोई मतलब महिलाओं के हेयर पिन की तरह बनते हैं, तो कोई महिलाओं के घूंघट की तरह बनते हैं। तो भाई प्रकृति भी मतलब अजीब है ना, महिलाओं को सपोर्ट ही करिए, चलो बहुत बढ़िया, नारी शक्ति का सपोर्ट होना ही चाहिए। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, है ना।
ठीक है। तो कौन सा बालू का स्तूप महिलाओं के हेयरपिन की तरह, तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप। और महिलाएं जो गर्ल्स जो पढ़ते हैं, जो बालिकाएं, वो तो प्रॉपर अच्छे से याद रखेंगे कि जो हमारे जो हेयरपिन की तरह है ना, वो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। आप इसको याद रखेंगे, हेयरपिन के नाम पे इसको याद रखेंगे कि पैराबोलिक लगाई नहीं क्या माथे में, चलो ये लगा लेते बालों में, पैराबोलिक है ना, तो ऐसे आप याद रख पाओगे। चलिए सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। चलो साहब, अर्धचंद्राकार। देखिए बालू का स्तूप जो है ना, ये लगभग सॉरी बालू का क्या, पैराबोलिक स्तूप, ये लगभग सभी जिलों में विद्यमान होते हैं। ठीक है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे नाम से जानते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो बरखान नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या नाम से जानते हैं, बरखान को आप अर्धचंद्राकार बोलेंगे। और ये जो है ना वनस्पतिहीन होते हैं, वनस्पतिहीन होते हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज किसका उदाहरण है। लाठी सीरीज जो है ना, ये अपने भूगर्भीय पट्टी का उदाहरण है, जो कि पोखरण से लेकर लाठी तक ये विस्तृत है। दोस्तों भूगर्भीय पट्टी है, औषधि शैलों में, मतलब यहाँ पे भूमिगत जल का विशाल भंडार है। ठीक है। जैसे आप लाठी सीरीज कहते हैं, जैसलमेर से पोखरण तक है, सॉरी, या फिर आप लाठी से पोखरण तक भी बोल सकते हैं प्रॉपर। देखिए जैसलमेर की चट्टान कैसी है बताइए। जैसलमेर में जो चट्टान है ना, इतनी नहीं है ना। जैसलमेर तो धोरों वाला प्रदेश है भैया, लेकिन नहीं है चट्टाने पर जो है ना, वो है अपने बलुआ पत्थर की, बलुआ पत्थर की है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये भी बलुआ पत्थर जुरेसिक काल के हैं। संपूर्ण, देखिए दोस्तों ध्यान देना, संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भारत में है, सॉरी राजस्थान में, तो ये 60% भाग जो है राजस्थान में संपूर्ण। जैसे थार मरुस्थल है ना पूरा का पूरा, ठीक है, ये केवल राजस्थान में ही तो थोड़ी ना है, पाकिस्तान में भी तो है ना। तो दोस्तों देखिए कुछ गुजरात में भी तो होगा। देखिए तो इसका राजस्थान में 60% इसका विस्तार है, तो देख लो ये, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल भी कह सकते हो, इसको थार का मरुस्थल भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है। मतलब ये जो थार मरुस्थल से संबंधित गलत आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, बिल्कुल ये कथन सत्य है भैया। ठीक है। जनसंख्या घनत्व में इतने जो भी आज तक वर्ल्ड में मरुस्थल है ना, उन सभी मरुस्थल में से जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल यही है क्या। हाँ जी यही है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, मतलब अपने राजस्थान की बात करें यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य राजस्थान। कैसे, मरुस्थल की दृष्टि से, मतलब कि जो थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल में सर्वाधिक आबादी किस राज्य में, तो अपन राजस्थान करेंगे। तो इस मामले में हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो इनमें से कोई भी गलत है ही नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। रण या फिर टाट बोलते हैं, जैसे आप क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, रण या टाट का उदाहरण नहीं है ना। तो देखिए कन्नौड़ उदाहरण है इसका, भाकरी भी है, थोप भी है। सिंगाना इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि सिंगाना जो पड़ता है ना, ये अपने सिंगाना झुंझुनू में पड़ता है दोस्तों। किसमें, झुंझुनू में पड़ता है सिंगाना। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है। देखिए दोस्तों, लूणी नदी का जो प्रवाह तंत्र या क्षेत्र तंत्र नहीं है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर भी है, बीकानेर नहीं है। क्योंकि आपको वैसे तो नॉर्मली पता होगा कि बीकानेर और चूरू दो ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ पे कोई भी नदी का वास नहीं है। ठीक है। और ये जो लूणी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, बोले सर नागपाट से निकलती है। कहाँ से, नागपाट कहाँ पे, अजमेर में है सर, अजमेर से निकलती है। और नागौर पाली है, जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर से निकलती हुई कच्छ के रनों में चली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है, बताओ। शेखावाटी जो क्षेत्र है ना, इसमें किस प्रकार के, तो अर्धचंद्राकार है दोस्तों। कैसे, अर्धचंद्राकार है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर अर्धचंद्राकार ऑप्शन में नहीं। अरे भैया मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई बरखान जो है ना, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, गग्गर का मैदान किस जिलों में विस्तारित है, ये बताइए, या विस्तृत है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गग्गर का मैदान किन जिलों में विस्तृत है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। और गग्गर के पार्ट को या फिर क्षेत्र को नाली कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है, नाली क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और हाँ, जो गग्गर नदी का पानी है ना भैया, ये गग्गर नदी का पानी, अगर ये गग्गर नदी
तेज़ी से उफान में हो, कभी इसका पानी अगर अधिक हो तो ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, ये नदी फोर्ट अब्बास तक ये नदी चली जाती है, और ये अपवा तंत्र की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आंतरिक अपवा तंत्र की, ठीक है। गोंडवाना प्रदेश जो है ना दोस्तों, ये मतलब कौन सा प्रदेश है ये बताइए। नागौर उच्च भूमि का है या शेखावटी का आंतरिक क्षेत्र है या फिर लूणी जवाई बेसिन या उपरोक्त सभी है। तो देखिए यहाँ पे गोंडवाना प्रदेश जो है ना, ये आपका लूणी जवाई बेसिन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका क्षेत्र कौन सा है तो पाली, जालौर और थोड़ा सा जोधपुर का भी क्षेत्र वैसे इसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा होता है ना सर? हाँ होता है। कभी टेस्ट किया नहीं, फिर भी हम पढ़ते हैं। बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे नमक के कणों का कारण या फिर नमक युक्त चट्टान होने के कारण। तो देखिए वनस्पति अधिक होने के कारण या नमक या मरुस्थल प्रदेश के अपवा तंत्र के कारण। अच्छा पूछा क्या है कि कौन सा कारण गलत है यार? पढ़ लो यार, मैं भी नहीं पढ़ पाया इसको सही से, है ना। फिर आप कहेंगे सर आप भी क्वेश्चन सही से पढ़ो। बिल्कुल सही बात है, नमक युक्त चट्टानें यहाँ पे मिलती है हमें। मरुस्थलीय प्रदेश के अपवा के कारण, मरुस्थलीय प्रदेश के अपवा के कारण, हाँ ये भी तो हो जाएगा क्योंकि मरुस्थल प्रदेश में है। और नमक के कणों के कारण, ये भी इसका कारण है। तो वनस्पति अधिक होने के कारण ये कोई इसका कारण नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है, बताइए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है किन जिलों में विस्तृत है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर में। सर्वाधिक तो है जैसलमेर में, थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम हिस्सा जो है बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। ये प्रसिद्ध है आकलवुड फॉसिल पार्क के लिए। जीवाश्म का एक अनूठा उदाहरण है ये अपने राजस्थान के लिए, मतलब बल्कि आप एशिया का ही कह सकते हो। इतना पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना, आई थिंक 20 करोड़ वर्ष पुराना ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लकड़ी के अवशेष हमें मिल जाते हैं पड़े अभी भी। गोंडवाना की भूमि है ये। मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है बताओ। सर नहीं देखी हमने। अरे ये महसूस तो कर ही सकते हो ना जलवायु को। मरुस्थल भाग की जो जलवायु है ना वो शुष्क जलवायु दोस्तों। कैसी है? शुष्क जलवायु है यहाँ की, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ की जो मुख्य फसल है, मैंने आपको कई बार बताया कि मुख्य फसल यहाँ की बाजरा है, गवार है और मोठ भी है भैया, ठीक है। मौका मिलना चाहिए कहीं भी बो दे अटे, है नहीं? हाँ साहब चलो बढ़िया। और अटे बाकी वनस्पति की बात करो तो घनी वनस्पति अटे, मतलब बावड़िया पूछो तो ही घनी है, फोगड़ा कहो तो ही घनी है, खेजड़ा कहो तो ही घनी है, केर बेर मतलब बोल्डियन हेवन घास हान घनी है, ऐसा कमी को नहीं है हर चीज़ हो रही, ठीक है। चलो जोहड़ और नाडा जो है किसे कहते हैं ये बताइए। जल प्राप्ति हेतु कच्चे और पक्के कुएं, बालू का स्तूप में जल इकट्ठा होना, या नदियों के भूभाग को, या जल संग्रहण हेतु हौद। अरे भैया जोहड़ और नाडा जो है ना ये शेखावाटी प्रदेश के प्रसिद्ध है, वहीं पे सर्वाधिक होते हैं वैसे ये। वहाँ पे जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुएं इतने ज़्यादा मतलब गहरे भी नहीं होते, लेकिन होते कुएं की तरह ही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि प्रमुख लवणीय स्रोत कौन सा है। अरे बताओ जल्दी से, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आपको, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन है। प्रमुख लवणीय स्रोत कौन सा है राजस्थान का? पचपदरा में नमक उत्पादन होता है सर, होता तो है। सांबर में भी तो होता है ना? हाँ सर होता है। तो डीडवाना में भी होता है, लेकिन डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नमक तो सभी जगह निकलता है, लवणीय स्रोत सारे के सारे। इसके साथ साथ आप लूणकरण सर को भी कह सकते हैं, लूणकरण सर को। इसके साथ आप काबोद झील को भी कह सकते हैं, वहाँ पे भी नमक बढ़िया निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं ये बताओ। नेटवर्क बालू का स्तूप, अब यार कितने सारे बालू का स्तूप है, हमें तो मतलब घुमा ही दिया। हेयर पिन, अर्धचंद्राकार सर नेटवर्क न सर रेखीय बालूकान, पवनानुवर्ती ना, अरे घणी ऐसा कमी को नहीं अपने अटे छोटा छोटा धोरा बने नहीं, सब आप नाम लेन चालिए करे, ठीक है नहीं। हाँ अटे जका छोटा छोटा धोरा भी बने नहीं, वो भी आप नाम कमा रिया है। तो हम पर तो साहब वो भी तो मेहनत करना कमा रही है नहीं, तो हम पर भी अपनी मेहनत करना, अपना नाम कमाओ। और बिल्कुल साहब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हनुमानगढ़ से हिसार तक ये मतलब नेटवर्क बालू का स्तूप जो कि फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है ये आपको बता देना है।
और अभी हाल ही में कैसी है, वर्तमान में कैसी अवशिष्ट है, सॉरी अपशिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अरावली। दोस्तों ध्यान देना जरा, क्वेश्चन शानदार था आपका, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। ठीक है, और जो राजस्थान की जलवायु है ना उसको प्रभावित कौन करती है आपको पता है, ये अरावली पर्वतमाला ही तो करती है ना। और अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है, अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है। अच्छा एक चीज़ और है, जो अपने मारवाड़ क्षेत्र में बहुत वर्षा कम होने का कारण कहीं है, एक कारण तो और भी है नहीं कि अरावली आड़ी फिरे अपने, है नहीं, तो अपने मारवाड़ जगो क्षेत्र कह लो या फिर मरुस्थल क्षेत्र कह लो, उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र वास्ते आडो कौन फरे कि सर आडो फिरे है अपने अरावली पर्वत आडो फिरे। हाँ तो ध्यान रखो कि अरावली पर्वत और अपने मरुस्थल के बीच में लड़ाई हाले। ठीक है, देखिए अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है, तो ऐसे परफेक्ट आप नहीं कह सकते कि ये इतने परसेंट है ये इतने, तो सारे के सारे कॉमन ही रहते हैं, यहाँ पे सभी जातियाँ रहती है कॉमन में। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। डामोर भी रहती है, वैसे सहरिया भी तो रहती ही है, सहरिया तो वैसे 12 साइड में रहती है, यहाँ पे नहीं रहती इतनी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है प्रतिशत में, राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है प्रतिशत में पूछा जा रहा है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और अपने राजस्थान में 550 किलोमीटर, लिखा ही नहीं जा रहा क्या है, 550 किलोमीटर। इसके परसेंट निकालिए आप, एवरेज 80% के आसपास होगा आपका, राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमिलित क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमिलित। ऐसे क्वेश्चन हमारे जल्दी कवर हो जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो भूभाग इसका 9% है राजस्थान के कुल भूभाग का, और कुल जनसंख्या यहाँ की 10% है। बिल्कुल हाची बात है, बिल्कुल हाची बात है। ठीक है, और जलवायु अटेरी आर्द्र कोनी में, कई बार बताया आप लोगों ने, उप आर्द्र जलवायु अटेरी, अटेरी जलवायु कड़ी उप आर्द्र है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी अटेरी काली भूरी कंकरीली, बिल्कुल है साहब। ठीक है, और यहाँ की जो वर्षा जो है ना वो कैसी है, वो 50 से 90 सेमी के बीच में वार्षिक वर्षा यहाँ की होती है। अगला क्वेश्चन आता है अरावली क्षेत्र। देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, नहीं पाया जाता तांबा यहाँ पे पाया जाता है, सीसा जस्ता पाया जाता है, अब्रक भी पाया जाता है, इसका मतलब कोयला यहाँ पे नहीं पाया जाता। कोयला पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके ना, तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वैसे सर्वाधिक कोयला अपने बीकानेर में होता है, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, ओके। अरावली भागों में मुख्य किसकी खेती की जाती है, अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, बाजरा की, चावल की, गेहूं की या मक्का की। देखिए दोस्तों अरावली क्षेत्र कह लो या फिर पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक जो है ना पहाड़ी ढालों में मक्का की खेती की जाती है। किसकी की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। फिलहाल अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा पूछा जा रहा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं। हमने पढ़ा पहले मरुस्थलीय क्षेत्र में कुल सर कितने हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में 12 जिले, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले, बोले सर 10 जिले हैं। अरे भैया 13 जिले कहाँ रह गए हो यार, क्या बता रहे हो आप लोग। चलिए तो 13 जिलों को आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, राजस्थान की ये एक जल विभाजक कह लेंगे इसको, है ना, क्योंकि मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे ये वाली, ये तो जल विभाजक ही तो है ना, ये यहाँ से जो आप देख पा रहे हो ये अटीने वरसाद घनी करावे, अपने अटीने जटाए अटीन थोड़ी कम आवे वरसाद। ठीक है, हाँ चलो साहब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और तो बूढ़ियों ने घणो ठाक होने के अपने बीच में अरावली आवे, बाकी है तो कहीं रकई कर देता है कोनी। चलो की हैर की कोनी की जो मती के नहीं, ठीक है नहीं कि भाई और जल विभाजक रेखा या अरावली ये तोड़नी हरू कर देने कटे बूढ़िया। ठीक है, चलो नंबर 38 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में आता है कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है, ये आपको बता देना है। तो देखिए राइट आंसर गोंडवाना लैंड का है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए गोंडवाना लैंड। ठीक है, और तैतीस सागर मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके सर। और इसकी जो गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति मानी जाती है 650 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। इतना पुराना है ये, मतलब है ना इसका, ये इतनी ऊंचाई पर था, कहते हैं कि भाई हिमालय से भी ये ऊंचा था।
ठीक है, लेकिन अब इसका धीरे धीरे आच्छादन हुआ, ठीक है, जो भी कारण रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ये बता दो आप लोग। अरावली को भी अलग भागों में बांटा गया और वो बांटा गया 3 भागों में, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। देख लो, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश और तीसरा जो है दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश। देखो, उत्तर पूर्वी साथ में ले लिया, मध्यवर्ती और दक्षिणी, ठीक है, याद रखोगे। बिल्कुल सर। अरावली क्षेत्र किन 2 महान नदियों के बीच जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? अब बता दो। अरावली खुद स्वीकार करती है कि हाँ बिल्कुल हम जल विभाजक की रेखा का कार्य करते हैं, और इनके 2 गवाह हैं। कौन है? बोले सर 2 गवाह हैं, गंगा और सिंधु बेसिन, ये दोनों जो कि गवाह है इसके। ऐसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, जैसे भी, बिल्कुल। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, ट्रिकी बता देता हूं। अरावली के जो पश्चिम में जो पानी गिरता है ना, जैसे अरावली है, ठीक है, अरावली के जो पश्चिम में जो पानी गिरता है ना, वो पानी क्या नदियाँ ही होगी, नदियों में ही मिलेगा, ठीक है। और वो सारी नदियाँ कहाँ जाती है आपको पता है? अरब सागर में जाती है। और जो पूर्व में जो है ना, पूर्व में जो पानी होता है जिस नदियों का, वो पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये भी एक ट्रिक ही आप याद रखना। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से कुल क्या हो रहा है यार, समुद्र तल से कुल औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 930 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 930 मीटर है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर जो शिखर है वो अपना गुरु शिखर है, जिसे आप संतों का शिखर कहते हैं, ठीक है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगला क्वेश्चन आता है कि भाई अरावली खंड से असंगत क्या है? अपन ने अभी बात करी कि अरावली जो खंड है वो 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में अरावली को विभाजित किया गया। तो ये 3 है, जैसे कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, जैसे उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, जैसे कि जयपुर से खेतड़ी तक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, आप नोट कर दो दिमाग में। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी अजमेर से राजसमंद है, अजमेर से राजसमंद, ये मध्य का भाग है अरावली का। और दक्षिणी अरावली प्रदेश जो है राजसमंद से आबू तक है, ठीक है। ओके सर, तो ये चीज़ें आप लोग रखेंगे ध्यान, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अब अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि असंगत कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये तीनों की तीनों सत्य है, सत्य तभी असंगत कोई नहीं है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता, बताइए। चित्तौड़गढ़ का जो पठारी बाग है ना, वो मेसा पठार कहलाता है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का क्या लिख रहा हूँ मैं, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ठीक है, नहीं लिखा जा रहा सही से, पता नहीं, ठीक है, जो कि ये पहाड़ी जो है ना 620 मीटर की ऊंचाई पर है, ये मेसा का पठार पहाड़ी आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बर्फखेरिया शिवपुर घाट। देखिए, बर्फखेरिया शिवपुर घाट और सुरा घाट किस क्षेत्र के दर्रे हैं? ये क्या है? दर्रे हैं। आप इसको नाल भी बोल सकते हैं, तंग रास्ते जैसे आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर में है दोस्तों। ये ब्यावर कहाँ पे? बोले सर ब्यावर ये मध्य अरावली का है, ये मध्य अरावली के दर्रे दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि अजमेर से, मैंने अभी आपसे बात करी, अजमेर से राजसमंद तक है, अजमेर से राजसमंद तक है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा जो पठार है ना, किन जिले में अवस्थित है? तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है ना, उड़िया का पठार है, और वो है जो 1360 मीटर की ऊंचाई पर है, और वो है सिरोही जिले में, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? और इसको आप और क्या कहेंगे कि सबसे ऊंची जो छोटी है वो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। फिट की बात करें 5600 के आसपास में है, ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हो या फिर चोटी कह सकते हो। हिमालय व नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हो। तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भाई साथुर पहाड़ी और लाखेरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? साथुर पहाड़ी के बारे में भले ही आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। साथुर पहाड़ी 1793
फिट है, मीटर नहीं है, फिट है, ठीक है। और लाखेरी पहाड़ी ये बूंदी में है दोस्तों, तो सातुर भी बूंदी में ही हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। लाखेरी 1648 है, ठीक है। लाखेरी पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन। और लाखेरी में यहाँ पे सीमेंट का कारखाना भी तो है ना यार, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, सही सुमेलित कीजिए। देखिए ये सातुर पहाड़ी और जो अपने बात करी लाखेरी पहाड़ी, आपसे कहीं क्वेश्चन कर ले और कि भाई ये पहाड़ियाँ अरावली से संबंधित है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, अरावली से संबंधित नहीं है, क्योंकि बूंदी तो भैया पूर्वी साइड में रह जाता है ना। सही सुमेलित कीजिए। शेर चोटी 1597 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? 1557, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत है ही नहीं आपकी। और दिलवाड़ा 1442 बिल्कुल सही है। अचलगढ़ 1280 ये गलत है, ये 1380 मीटर है दोस्तों, ठीक है। और आबू पर्वत 1295 मीटर। आबू पर्वत ये 1295, ये कई किताबों में ऐसा दे रखा है, कहीं पे 1200 दे रखा है, कहीं पे पता नहीं 1200 अपने 20 दे रखा है, कहीं पे 1260 दे रखा है, लेकिन 1295 मैंने अभी इसको रखा है, ठीक है। तो देखिए अचलगढ़ जो है 1280 मीटर नहीं बल्कि 1380 है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी? इनमें से कौन सी ऊंचाई जो है वो उड़िया पठार की है? अरे वाह, ये किस में पूछा जा रहा है? मीटर में, ठीक है। 1360 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। आबू पर्वत मैंने आपको बता दिया, कहीं 1295 दे रखा, कहीं 1260 है, कहीं पे 1200 है, ठीक है। तो आप 1295 और 1200 ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर व राजसमंद की सबसे ऊंची जो छोटी है ना वो कौन सी है? उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची छोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि दक्षिण अरावली के दक्षिण में रह जाता है ये, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जरगा, ठीक है। राज्य की कितने नंबर की छोटी है? ये चौथी छोटी है, ठीक है। 1431 मीटर पर है ये 1431 मीटर पर है। अनियमित धरातल वाला कटा फटा जो पठार है ना वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। लासड़िया पठार, भोरट का पठार, या गिरवा का पठार, या भाकर। देखिए प्यारे साथियों, अनियमित धरातल वाला कटा फटा जो पठार है वो लासड़िया पठार है। मैंने आपको कई बार क्लियर कराया, कटा फटा लासड़िया, कटा फटा लासड़िया हो जाएगा आपका। और जो गिरवा है ना ये तस्तुरी नुमा जो है, नुमा आकृति का है ये गिरवा, ठीक है। और भाकर जो है ये ऊबड़ खाबड़ है दोस्तों, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ पे है? भाकर जो है ये सिरोही में है, ठीक है। तस्तुरी नुमा जो आकृति वाला ये गिरवा जो है ये अपने उदयपुर में, और कटापटा लासड़िया ये भी तो उदयपुर में है ना? नहीं सर, ये उदयपुर में ही है, जयसमंद झील के आसपास में है लगभग, ठीक है। लासड़िया भी उदयपुर ही है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भोरट का पठार कहाँ विस्तृत है, ये बताइए आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर और राजसमंद। भोरट का पठार कहाँ पे? उदयपुर और राजसमंद में, जो कि 1225 मीटर की ऊंचाई पर है, 1225 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि उदयपुर और राजसमंद यह होता है, और कभी कभी गोगुंदा वे अपना वो क्या बोलते हैं उसको, कुंभलगढ़ है ना, गोगुंदा व कुंभलगढ़, तो दोनों क्षेत्र भी दिए होते हैं, तो आप किसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है? देखिए दोस्तों, अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है? तो क्वार्ट्जाइट की भी है, शिस्ट की भी है, और ग्रेनाइट, ये सभी चट्टानों के प्रकार है, चट्टानों के प्रकार है। वैसे आपने नीस नाम से चट्टान का प्रकार भी सुना होगा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भी नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? प्यारे साथियों, नाकोड़ा पर्वत वैसे है कहाँ पे? बोले सर बाड़मेर में। कौन सी पहाड़ियों में? तो 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे? 56 की पहाड़ियों में। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भी 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे विस्तृत है? तो केवल बाड़मेर में नहीं है, 56 की पहाड़ियाँ जालोर में भी विस्तृत है और बाड़मेर में भी विस्तृत है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और ये किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, ऐसा अगर पूछा जाए तो गोलाकार पहाड़ियाँ दोस्तों। कैसी पहाड़ियाँ हैं? गोलाकार है, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों में भी ये मानी जाती है। ओके, नंबर 55 क्वेश्चन है कि मारवाड़ का दूसरा अबू कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लाजवाब है कि मारवाड़ का दूसरा अबू कैसे कहते हैं? सुंधा को कहते हैं, या सेवाड़ा को कहते हैं, या बड़गांव को, या फिर कोटकास्ता को। अब आपका ये सवाल रहेगा कि सर मारवाड़ का अगर दूसरा कहते हैं तो मारवाड़ का पहला अबू कौन सा है, ये बता दो हमें तो पहले।
अरे यार ये तो आपको मैंने पहले कई बार बताया, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ, पीपलूद। पीपलूद जो है ना वो बाड़मेर में, उसको आप राजस्थान का पहला माउंट आबू कहेंगे। और मारवाड़ का पहला माउंट आबू ये है पीपलूद, और दूसरा जो मारवाड़ का माउंट आबू है सुंदा पर्वत। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। जालोर में है ये, जालोर की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। इसको नाम दिया था जसवंत सिंह राजा जो थे अपने, कहाँ के, जसवंत सिंह थे जोधपुर के। उन्होंने अपना ग्रीष्म काल में अपना स्थान बनाया था, वे वहाँ पे विश्राम करने जाया करते थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है, ये आपको बता देना है। नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भगवान पार्श्वनाथ की। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ जो कि 23वें भगवान हुए थे, मतलब भगवान कह लो या फिर जो इनके स्वामी हुए थे। ठीक है, तीर्थकर कह सकते हो आप लोग। तो और जो है ये अपने ऋषभदेव तो प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, और अजीतनाथ दूसरे माने जाते हैं, और पार्श्वनाथ ये अपने माने जाते हैं 23वें, और ये महावीर जी 24वें माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई लेकिन आए उससे पहले ये भी देख लो आप एक बार, ये जो मंदिर है ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे है? नाकोड़ा में है, और जैन मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ जी का। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 12वीं-13वीं शताब्दी में, ध्यान रखना 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं, भगवान जी का यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है ना, इस मंदिर की प्रतिमा को भक्त हाथ का हुजूर बोलते हैं, जागती ज्योत भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ी ही श्रद्धा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यागिरी पर्वत किस योगी पुरुष की तपोभूमि है? तो राइट आंसर हो जाएगा योगी जालंधर नाथ हो जाएगा। कन्यागिरी पर्वत कहाँ पे? जालोर जिले में स्थित है कन्यागिरी पर्वत। ठीक है ना, और इसको आप शिव मंदिर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे शिव मंदिर भी है, और शिव मंदिर को सिरे मंदिर भी बोला जाता है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे जालंधर नाथ की प्रतिमा है। गुरु माथा दोस्तों किसे कहा जाता है, ये आपको बता देना है। जल्दी बताइए, मेसा के पठार को, या दिलवाड़ा छोटी को, या ऋषिकेश छोटी को? देखिए मेसा पठार चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया, दिलवाड़ा छोटी जो कि अपने कहाँ पे, सिरोही में, ऋषिकेश कहाँ पे, ये आप लोग बता दीजिएगा, है ना, ऋषिकेश और सिरोही में। चलो, तो इनमें से कोई नहीं, गुरु माता इनमें से कहीं नहीं है। मतलब गुरु माता किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं गुरु माता, या फिर आप कह सकते हो माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारोला नामक जो है ना ये भाकर है, ये कहाँ पे स्थित है? देखिए जारोला, ठीक है, जारोला है, जैसे इसराना है, ठीक है, सुंदा है, जैसे रोजा भाकर है। तो ये सारे भाकर जो है ना ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सारे भाकर जालोर में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और इन सभी में सुंदा माता सबसे बड़ा है, जो कि 991 मीटर की ऊंचाई पर है। बाकी इससे छोटा फिर इसराना है। ठीक है, सबसे छोटा ये जारोला माता। तो अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? ये बताइए आप लोग, अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो दोस्तों आहड़ भी हुई, बालाथल भी हुई, बागोर भी हुई। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल के अपने लूनी के किनारे होती है ना, जैसे यहाँ की नाम नहीं आ रहा यार, लूनी का जो है ना क्षेत्र यहाँ पे है ना यार, वो अरे हाँ तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा भी जैसे। तो ये सारे यहाँ के हैं। तो दोस्तों अपने 60 क्वेश्चन पढ़े हैं। कितने? 60। अब मुझे ये बताओ आपने 60 में से कितने सही किए? टाइम भी मैंने ज़्यादा लिया, थोड़ा सा एडवांस भी लेवल बताया। कल कोशिश करूँगा, कल आपके 50 क्वेश्चन ही होंगे, 50-55 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से। फिर अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन जाएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह उस साइड। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जालीबाव बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट में। सही जवाब देने वाले सबसे फर्स्ट में अनमोल शर्मा, सेकंड मानवी SGNR, सुरेंद्र फैक्ट, राखी पारिक, टीना राठौड़, काजोल राजपूत, अफसाना खान, अतिथि मीना, जय माता दी एंटरप्राइजेज, सुमन कुमारी। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें,
लेकिन आपके लिए क्लास फ़िलहाल एक ही आ रही है, ठीक है। और इस एक क्लास को भी आप उतना ही तवज्जो देंगे जितना कि आप 2, 3, 4 को देते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये केसर देसर जो है किस ज़िले में जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। केसर देसर एक गांव है, ये कहाँ पर स्थित है, किस ज़िले में है, ये खनिज तेल वगैरह या फिर आप कह सकते हैं कोयला वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी अपन कल बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उम्मीद करूँ दोस्तों कि क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक वाइक ज़रूर करिएगा और क्लास के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम के, वेबसाइट पे टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं कोई बिना शुल्क के। और अगर आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।